हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली को आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि संबंध एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और 3x। एक्स स्क्वायर तब है जब x 0 से 3 के बीच में समवर्त अंतराल है और x 3 से 10 के बीच में समवर्त अंतराल है, तब आपके पास 3x दिया गया है, द्वारा परिभाषित है। और संबंध जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 3x दिया गया है। एक्स स्क्वायर आपको तब लिखना है जब x आपके पास 0 से 2 एक समवर्त अंतराल हो, और 3x आपको तब लिखना है जब x आपके पास 2 से 10 एक समवर्त अंतराल हो। और फिर आपको बोला गया है कि द्वारा परिभाषित है, अर्थात आपको f और g दे दिए गए हैं। दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g फलन नहीं है। तो देखिए यहां पर आपके पास f और g दो संबंध दे दिए गए हैं और आपको सिद्ध करना है कि f तो एक फलन होगा परंतु g एक फलन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम fx लिख लेते हैं। fx आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x आपके पास 0 से लेकर 3 है और 3x और तब आपके पास x 10 और 3 के बीच में है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए कि जो एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसको ग्राफ से भी हल करना चाहते हैं तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए एनालिटिकल तरीके से कि यहां पर 3 पर ये वैल्यू आपके पास अलग अलग मान आ रहे हैं, अर्थात अब आप F3 निकालोगे तो आप F3 दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप पहले परिभाषा से निकालोगे क्योंकि 3 तो इसमें भी आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर अर्थात 9। और अगर आप दूसरी परिभाषा से निकालोगे तो ये 3x करोगे अर्थात 3 गुणा 3, तो वो भी आपके पास 9 ही आ रहा है। तो आपने देखा कि F3 का मान आपके पास केवल एक मान आ रहा है और जो कि 9 के बराबर है, कोई दूसरा मान नहीं आ रहा। अर्थात आप बोल सकते हो कि 3 का जो प्रतिबिंब है वो एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए जो आपके पास fx होगा एक फलन हो जाएगा। तो आपने यहां से तो देख लिया। एक हमारे पास दूसरा तरीका भी है फलन को पहचानने का, यदि आप ग्राफ बना सकते हैं तो देखिए अगर हम fx का ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले तो हमने x और y एक्सिस बना दी। x और y अक्ष बनाने के बाद सबसे पहले आप देखिए आपको 0 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना होगा। तो यदि आपने ये पॉइंट 3 माना है तो आप देखिए 0 से लेकर 3 के बीच में आपका ये पॉइंट आ गया और ये एक्स स्क्वायर का आपने ग्राफ बना दिया। अब आपको देखना होगा कि आपको अभी 3x का ग्राफ बनाना होगा, लेकिन वो ग्राफ 3 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट आपने 10 मान लिया तो 3 से 10 के बीच में 3x का ग्राफ आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरीके का सरल रेखा वाला। तो आप देखिए यहां पर आपके पास 3 पर एक ही मान मिल रहा है जो कि 9 के बराबर है। तो चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी फलन नहीं होगा, इसका मतलब अगर आप एक कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, कोई भी अगर वो 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं पर किसी भी पॉइंट पर मिल जाती है तो आप बोलेंगे कि वो फलन नहीं है। अतः आप देख रहे हैं आप कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा यहां पर बना दीजिएगा, वो हमेशा एक ही पॉइंट पर मिल रही है, एक ही पॉइंट पर कर्व को कट कर रही है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह आपके पास एक फलन हो जाएगा। तो ये तो आपने एफ एक्स की बात कर ली। अब हम जी एक्स की बात करते हैं। तो देखिए जी एक्स वाले फलन को लिखते हैं सबसे पहले। तो जी एक्स वाला फलन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 3x। एक्स स्क्वायर तब है जब x आपके पास 0 से लेकर 2 एक समवर्त अंतराल है, और 3x वाली परिभाषा तब यूज करनी है जब x आपके पास 2 से लेकर 10 तक एक समवर्त अंतराल है। तो देखिए यहां पर आपके पास दो एक ऐसा बिंदु है जहां पर दो अलग अलग परिभाषाएं मिल रही हैं। तो देखिए आप G2 निकालेंगे यदि, तो पहली परिभाषा से आपके पास 2 का स्क्वायर अर्थात 4 आ जाएगा और दूसरी परिभाषा से 3 गुणा 2 अर्थात 6 आ जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हो कि G2 अर्थात जो 2 का प्रतिबिंब है वो 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो आपने ये देखा कि 2 का प्रतिबिंब आपके पास 2 आ गए। तो आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी अवयव के एक से ज्यादा प्रतिबिंब आपको मिलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि वह फलन आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि Gx आपके पास फलन नहीं है। तो देखिए आपने Gx को यहां से तो पता कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ग्राफ से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ से भी हम एक बार इसको हल करके देख लेते हैं। तो अगर आप Gx का ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमने x और y अक्ष बना दी। ये आपके पास 0 हो गया, ये 2 और ये हमने 10 मान लिया। तो आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना है x आपके पास 0 से 2 के बीच में ही होना चाहिए तब। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और देखिए चूंकि x 2 के बराबर भी हो सकता था, इसलिए यहां पर आपने एक डार्क सर्कल बना दिया और ये वैल्यू आपके पास 4 हो चुकी है।
अब आप देखो कि जब आप 3x का ग्राफ बनाओगे तो वहां पर भी x 2 के बराबर तो है ही, क्योंकि देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ये। तो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा 6 से लेकर 30 तक। तो ये कुछ आपके पास इस तरीके का आ जाएगा। तो आप देखिए यहां पर आप अगर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो यहां पर तो आपको एक ही जगह कट कर रहा है, लेकिन अगर आप 2 वाला बिंदु पर एक वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा ड्रॉ करेंगे तो आपके पास देखिए एक तो ये बिंदु पर कट कर गया और एक ये बिंदु पर कट कर गया। तो यहां से आपको चूंकि देख रहे हैं आप G2 के 2 मान मिल रहे हैं, अर्थात एक से ज्यादा प्रतिबिंब है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहां पर आपके पास Gx एक फलन नहीं होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आप देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर आपके पास एक फलन है और आपको f1.1 माइनस f1 बटे 1.1 माइनस 1 ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप प्रश्न में जो आपको फलन दिया है वो लिख लीजिएगा fx बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर आपके पास जो भी दो बिंदु हैं, अर्थात दो मान आपको f1.1 निकालना होगा, अर्थात अब आप इस समीकरण संख्या x में x का मान 1.1 रख देंगे तो आपके पास 1.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास 1.21 आ जाएगा। तो देखिए आपने f1.1 निकाल लिया। अब आपको अगर f1 निकालना है, अर्थात अब आप x का मान 1 रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा f1 बराबर 1 का स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने f1.1 और 1 तो निकाल लिया। तो अभी आपको प्रश्न में बोला गया था f1.1 माइनस f1 बटे 1.1 माइनस 1 हल करने को। तो देखिए एक f1.1 का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, 1.21 आपने निकाल लिया पहले ही, f1 का मान भी आप पहले ही निकाल चुके हैं 1 के बराबर, बटे अगर आप 1.1 में से 1 को घटाएंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो ये 0.21 बटे 0.1 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसको हल करेंगे तो आपके पास ये 2.1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 2 भी हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया हुआ है कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम फलन लिख लेते हैं। fx आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो अभी आप ये देखो कि यदि आपके पास कोई भी फॉर्म p बटे q की दी हुई है तो उसके प्रांत को सेटिस्फाई करने का मतलब आपके पास कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा p चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q यदि 0 हो गया तो आप बोलेंगे कि p बटे q फॉर्म का आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो गया, अर्थात हर 0 हो गया। और आप जानते हैं यदि हर 0 जब भी होगा तो आप बोल देंगे कि फलन आपके पास अपरिभाषित है। तो चूंकि आप अपरिभाषित नहीं चाहते इसलिए आप बोलेंगे कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात आपके पास फलन का हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कभी भी हो सकता है उन मानों के अलावा। तो देखिए अब आप करेंगे इसको, देखिए क्वाड्रेटिक है अर्थात द्विघात समीकरण है आपके पास ये। तो जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए आप अभी x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास दो गुणनखंड बन गए, एक x माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी आप यहां से देख रहे हैं कि x का मान 2 नहीं हो सकता और x का मान 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि 2 और 6 लगाने पर जो आपके पास हर था वो 0 बनना है और आप यही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब जो प्रांत होगा वो आपके पास हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन वो 2 और 6 नहीं आना चाहिए उसमें, क्योंकि 2 और 6 बनाने पर ये आपके पास 0 बन जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी परमेय फलन का प्रांत निकालते हैं। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि f(x) बराबर अंडर रूट में x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखिए आपको प्रश्न में जो फलन है वो दिया गया है f(x) बराबर अंडर रूट में x माइनस 1। तो प्रांत आपने पढ़ा था कि प्रांत x के मान होते हैं जिनसे फलन आपके पास परिभाषित रहे, और आप जानते हैं अगर आपको वास्तविक फलन बोला गया है, अर्थात वास्तविक फलन होने के लिए अंडर रूट के अंदर
कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहां से देख रहे हैं कि x का मान आपके पास 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा और x का मान ही आपके पास फलन का प्रांत कहलाता है। अतः जो प्रांत होगा वो आपके पास हो जाएगा x 1 या 1 से बड़ा। तो अभी आपने देखिए फलन का प्रांत तो ज्ञात कर लिया, अब हम परिसर निकालेंगे। तो देखिए परिसर के लिए सबसे पहले आप x से स्टार्ट करें, तो आपको x का मान आ चुका है कि x का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा। अब आप देखिए कि यहां से x माइनस 1 है, तो आपने x माइनस 1 कर दिया, तो आप इधर भी 1 माइनस 1 कर देंगे। तो यहां से आपको मिल रहा है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात x माइनस 1 का मान 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन आपको तो fx का मान चाहिए था, fx अर्थात अंडर रूट भी अभी लगाना होगा। तो देखिए अभी आप अंडर रूट भी करेंगे तो आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 1, 0 का अंडर रूट आपके पास 0 ही आएगा। तो देखिए यहां से आपको मिल रहा है कि fx जो है वो आपके पास 0 या 0 से बड़ा है, और fx का मान आप जानते हैं कि fx का मान ही परिसर कहलाता है। तो इसलिए आपके पास जो परिसर है वो हो जाएगा 0 से लेकर अनंत तक। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है fx बराबर मॉड x माइनस 1 अर्थात x माइनस 1 का मापांक द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से आपके पास मॉड x माइनस 1 है, तो यहां पर तो आप x का मान कुछ भी लगा सकते हैं, ये तो हमेशा परिभाषित ही रहेगा। क्योंकि आप देखिए fx बराबर जो मॉड x माइनस 1 है आपके पास, अगर आप इसको परिभाषित करेंगे तो आपके पास या तो ये x माइनस 1 होगा या माइनस x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 होगा जब x आपके पास 1 या 1 से बड़ा हो, और ये वाली परिभाषा होगी जब आपके पास x 1 से छोटा हो। तो आप देख रहे हो कि x का मान 1 या 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये मिलकर तो आपके पास पूरा बना देता है माइनस अनंत से अनंत, ये पूरी एक नंबर रेखा बन जाती है आपके पास। और आप जानते हैं कि x का मान ही आपके पास प्रांत कहलाता है। तो यहां से आपके पास इस फलन का प्रांत हो जाएगा r, जिसको आप अगर अंतराल में बोलेंगे तो माइनस अनंत से अनंत हो जाएगा, जहां r का मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए अभी आपने प्रांत तो पता कर लिया, अब आप परिसर की बारी लेते हैं। तो देखिए परिसर का मतलब होता है fx का मान ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि आपके पास कभी भी x माइनस 1, देखिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक तो रेखा है ये, तो ये माइनस अनंत से अनंत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 तो माइनस अनंत, माइनस 2, माइनस 3, 0, 1, 4 इंफिनिटी कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब x माइनस 1 कभी ना कभी तो 0 भी होगा। तो मापांक लगाने का मतलब ये होता है कि मापांक लगाने पर हमेशा वैल्यू या तो धनात्मक होगी या 0 हो सकती है, अगर x माइनस 1 कभी 0 बने तो आप देख रहे हैं x माइनस 1 तो 0 भी होगा कभी ना कभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 का मापांक 0 या 0 से बड़ा होगा, और x माइनस 1 का मापांक यही आपके पास देखिए फलन है। तो fx आपके पास 0 या 0 से बड़ा आ गया, अतः आपके पास जो परिसर होगा वो 0 से लेकर अनंत के बीच में हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि सभी वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय यूनियन 0, जिसमें आपके पास 0 भी सम्मिलित है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि f बराबर x एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां x r है, r से r में एक फलन है, तो f का परिसर निर्धारित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपके पास फलन हो जाएगा वो हो जाएगा fx बराबर, अब फलन लिखने के लिए आप देखिए x तो वो मान होता है जो आप लगा सकते हैं। तो देखिए अगर आपने x लगाया तो आपको ये होता है y का मान, अर्थात x लगाने पर आपको ये मान मिलेगा, इसलिए आप बोल सकते हैं fx का मान आपके पास एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपने fx का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आपको इसका परिसर निकालना है। तो आप देखिए आपको fx का मान बेसिकली निकालना है, तो fx का मान निकालने के लिए आप यदि एक जोड़ेंगे तो एक को घटा भी सकते हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं कि आपके पास ये fx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां से बच जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए कि एक तो फिक्स है, ये तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा,
और आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा आपके पास 1 या 1 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब यदि आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे, अर्थात रेसिप्रोकल निकालेंगे या बोल सकते हैं व्युत्क्रम निकालेंगे, तो यहाँ भी 1/1 आएगा। और जब भी आप व्युत्क्रम निकालते हैं तो आपके पास ये असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो अभी आप ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान आपके पास 1 या 1 से कम आएगा, अर्थात, और देखिए यहां पर ये मान आपके पास 1 से तो बड़ा होगा और ये मान 1 से कम होगा, लेकिन 0 से बड़ा ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर भी एक धनात्मक संख्या ही है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि आपके पास जो एफ एक्स था वो तो था 1 माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपने यहां पर 1 प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान तो ज्ञात कर लिया। अब आपको एफ एक्स का मान निकालना है, अर्थात अब आपको माइनस चिन्ह लगाना होगा। तो देखिए अब आप माइनस का गुणा करोगे तो यहां पर आपके पास -1 आ जाएगा, यहां पर -0 अर्थात 0 ही आ जाएगा। और आप जानते हैं जब आप माइनस का गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये वाला चिन्ह परिवर्तित होकर ऐसा हो जाएगा और ये चिन्ह आपके पास परिवर्तित होकर कुछ ऐसा हो गया। तो अभी आपको 1 भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको तो ये पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, ये पूरा व्यंजक चाहिए। तो आप 1 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 1 जोड़ने पर 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास एफ एक्स आ चुका है 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, अर्थात एफ एक्स का मान आपने यहां से निकाल लिया 1 से 0 के बीच में, जहां 0 पर सम्मिलित भी है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स का परिसर आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर 1, जहां 0 सम्मिलित होना चाहिए लेकिन 1 सम्मिलित नहीं होगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f, g r से लेकर r में एक संबंध है, क्रमशः एफ एक्स बराबर आपके पास x+1 दिया गया है और जी एक्स का मान आपको 2x-3 दिया गया है, द्वारा परिभाषित है। तो f+g, f-g और f/g को ज्ञात करिए। तो देखिए यहां पर आपके पास सबसे पहले हम एफ एक्स फलन लिख लेते हैं, ये आपके पास है x+1 और जी एक्स फलन आपको दिया गया है 2x-3। तो अभी आपको f+g निकालना है, तो चलिए मैं इसको प्रथम पार्ट बोल देता हूं f+g। तो आप देखिए अगर आपको f+g निकालना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था f+g बराबर आपके पास हो जाएगा fx प्लस gx के बराबर। तो अगर आपसे f+g बोला गया है, बेसिकली आपसे इनडायरेक्टली यही बोला गया है कि f+g निकालना है, अर्थात आपको इसका मान निकाल देना है। तो अभी आप अगर इनको समीकरण संख्या 1 और 2 बोल देते हैं तो 1 और 2 समीकरण संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा x+1 प्लस 2x-3, जिसको हल करने पर देखिए 2x और x मिलकर तो 3x हो जाएगा और आपके पास -2 आ जाएगा। तो यही आपके पास f+g आ जाएगा या f+g आ जाएगा। चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। यहां पर आपको बोला गया है f-g, तो देखिए f-g लिखें या यहां पर x भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि ये बराबर हो जाएगा fx gx के। तो अभी आप देखो fx gx अगर आपको निकालना है, अर्थात आपको पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना होगा, तो आपके पास हो जाएगा x+1 माइनस gx का मान 2x-3 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास हो जाएगा x+1 माइनस 2x+3। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो देखिए यहां पर x है और यहां -2x है, तो ये मिलकर -x आ गया और +3 और +1 मिलकर आपके पास +4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका भाग 2 भी हल हो गया। अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं जो कि आपके पास f/g है। तो देखिए f/g अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इसको यहां पर x भी लिख सकते हैं और ये आपके पास हो जाता था fx/gx के बराबर, अर्थात अब आप fx का मान अंश में लिख देते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा x+1 और gx का मान हर में है, तो अभी आपके पास हर में हो जाएगा 2x-3। तो ये आपके पास f/g या fx/gx हो जाएगा। लेकिन आपको इस वाले भाग में केवल ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर कभी भी हर तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर 0 हुआ तो आप बोलेंगे कि वो तो परिभाषित ही नहीं है। इसका मतलब 2x-3 0 नहीं होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि 2x 3 नहीं होना चाहिए, और अगर आप x के लिए हल करेंगे तो आप बोलेंगे कि x का मान 3/2 नहीं होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि f/g तो आपके पास ये आएगा,
लेकिन x 3/2 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f बराबर आपके पास एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 दिए हुए हैं। z से z में, अर्थात z का मतलब होता है पूर्णांक, तो पूर्णांक आप लगा रहे हैं और पूर्णांक की वैल्यू आपको मिल रही है। fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a और b कोई पूर्णांक है, तो a तथा b को निर्धारित कीजिए। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम फलन लिख लेते हैं, fx बराबर ax प्लस b। अब आपके पास देखिए f में जो आपको एक संबंध दिया है कुछ मानों के लिए, इसका मतलब है x का मान 1 लगाने पर y का मान 1 मिल रहा है, इसका मतलब है x का मान 2 लगाने पर y का मान 3 मिल रहा है, y अर्थात fx का मान। इसको आप पढ़ेंगे तो x का मान 0 लगाने पर fx का मान आपके पास -1 मिल रहा है, और x का मान -1 लगाने पर आपके पास fx का मान -3 मिल जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इनको मतलब क्या है इनका। तो अभी आप देखो, आपको तो a और b का मान निर्धारित करना है, अर्थात आपके पास केवल 2 वैल्यू निकालनी है। तो आपको 2 समीकरण पता लग जाएं तो आप तुरंत 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी मिनिमम। तो अभी आप देखो आपके पास तो 4 वैल्यू हो जाएंगी बेसिकली। चारों वैल्यू में एक बार लिख भी देता हूं। अगर x आपके पास 1 है तो fx आपके पास 1 हो जाएगा, ये तो आपके पास यहां से लिख दिया आपने। x यदि 2 है तो fx आपके पास 3 आ जाएगा, ये भी आपने देखिए यहां से लिखा। अगर आपके पास x 0 है तो fx आपके पास -1 हो जाएगा, और यहां से आप देख रहे हैं कि यदि x का मान अगर आपके पास -1 है तो fx का मान आपके पास -3 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आप कोई सी भी 2 वैल्यू इनमें से ले लीजिएगा, कोई सी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं शुरुआती 2 वैल्यू ही ले लेता हूं जैसे, तो देखिए सबसे पहले x का मान 1 लगाएंगे तो fx का मान आपको 1 मिलेगा, तो 1 बराबर a गुणा 1 प्लस b, अर्थात a प्लस b बराबर 1 आपके पास आ जाएगा। तो इसको यदि आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब आप दूसरी वैल्यू लेंगे, अर्थात x का मान 2 लगाने पर fx का मान 3 मिल रहा है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 बराबर a गुणा 2 प्लस b, अर्थात आप लिख सकते हैं 2a प्लस b बराबर 3। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अब आपको तो a और b के मान ज्ञात करने हैं, अर्थात समीकरण संख्या 1 और 2 को हल करना है। तो अगर आप समीकरण संख्या 2 अर्थात इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 2a प्लस b माइनस a प्लस b बराबर, देखिए दाएं पक्ष में 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात देखिए b से b आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 2a माइनस a बराबर आपके पास 2 आ जाएगा, अर्थात a का मान आपके पास 2 आ जाएगा। अब चूंकि a का मान तो आपके पास आ गया, अब आपको केवल b का मान निकालना है, तो आप समीकरण संख्या 1 या 2 किसी का भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं। तो आप देखिए आपके पास हो जाएगा 2 प्लस b बराबर 1, अर्थात b का मान आपके पास -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास a का मान 2 आ जाएगा और b का मान -1 आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 9 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है r, अर्थात एक संबंध दिया हुआ है a, b जिसके अवयव हैं, जहां a और b आपको बोला गया है n से बिलोंग करता है, अर्थात n को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, और आपको बोला गया है कि a बराबर b स्क्वायर है, द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। और देखिए आपके पास यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आपको उन सभी के बारे में बताना है कि क्या वो सत्य होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा जो आपके पास संबंध दिया गया है r बराबर, आपको बोला गया है a से लेकर b इस तरीके के आपके पास क्रमित युग्म आएंगे, या आप अवयव बोल सकते हैं समुच्चय के, और बोला गया है कि a, b तो आपके पास प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग कर रहे हैं, और साथ साथ बोला गया है आपको a बराबर आपके पास b स्क्वायर से रिलेटेड है। तो अभी देखिए अगर आपको पहला वाला पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो पहले वाले पार्ट में बोला गया है कि क्या a बिलोंग्स टू r, सभी a नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है या नहीं। तो देखिए आप यदि कोई भी एक उदाहरण के तौर पर माने, तो मैं आपको यहां पर 2 उदाहरण के तौर पर बताता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर भी होगा। तो अगर जैसे मान लीजिएगा आपने a का मान 1 लिया, तो अगर आप b का मान निकालोगे तो वो भी आपके पास 1 ही आएगा, या आप ऐसा बोल दीजिएगा
कि आपने b का मान 1 लिया तो आपके पास a बराबर b स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए a बराबर आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखिए 1,1 आपके पास बिलोंग्स टू r आएगा, तो यहां से तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब ये यहां से आप ये देखिए कि अगर आपने a का मान, उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं, पहले b का मान हम मान लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, तो अगर आप a का मान निकालेंगे तो वो तो आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से a का मान 4 आ गया। तो यहां से जो अवयव आपके पास आएगा वो 4,2 आएगा। लेकिन आपको तो बोला गया था कि जो अवयव हैं वो a, तरीके के हैं क्या? तो आप देखिए ये a, तरीके का नहीं है, क्योंकि a, तरीके का मतलब होने का था कि ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए और a के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो ये दिख नहीं रहा। तो आपने देखा एक उदाहरण के तौर पर जो हमने b को 1 लिया था तब तो ये बिल्कुल a, पर बिलोंग कर रहा था, और जब हमने b को 2 ले लिया तब ये बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसे ही हो सकता है कहीं कहीं पर ये a, जैसे अवयव दिख जाएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर मान के लिए ऐसा सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए a, बिलोंग्स टू r, ऐसे आप कर देंगे, नॉट बिलोंग टू हो जाएगा तभी a बिलोंग्स टू n के लिए। तो यहां से आपको ये दिख गया कि ये वाला जो कथन है वो आपके पास असत्य हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अब हम दूसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। दूसरे भाग में आपको दिया हुआ है कि a, b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है कि a बिलोंग्स टू r। तो देखिए अगर आप a, b बिलोंग्स टू r करके आपको बोला गया है, जैसे मान लीजिएगा आपने उदाहरण के तौर पर b का मान 3 लिया, तो आपके पास a आ जाएगा b स्क्वायर अर्थात 9, तो आपके पास आ गया 9,3, क्योंकि आपको तो a, b तरीके का लिखना था। तो अभी आपसे बोला गया है कि क्या b, a बिलोंग्स टू r भी होगा? तो आपसे बोला गया है बेसिकली कि क्या 3,9 भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि 9,3 है, क्या 3,9 भी होगा? तो आप देख लीजिएगा एक बार, यहां पर a आपका 3 हो जाएगा, b आपके पास 9 हो जाएगा। तो आपको तो देखना है कि a बराबर b स्क्वायर होना चाहिए था। तो देखिए 3 बराबर आप 81 करोगे, और आप देख रहे हो ये तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू लिख दिया। तो आपको भी ये मालूम पड़ गया कि यदि a, b बिलोंग्स टू r होगा तो जरूरी नहीं है कि b, a बिलोंग्स टू r हो, अतः ये कथन भी आपके पास असत्य हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अब हम तीसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। तो तीसरे भाग को अभी हम यहां हल कर देते हैं। तीसरे भाग में आपको दिया हुआ है कि a, b बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है, तो आपसे पूछा गया है कि क्या a, c भी r से बिलोंग करेगा? तो देखिए तीसरे वाले भाग में उदाहरण के तौर पर आप a, b के लिए, जैसे आपने b का मान 3 मान लिया, तो a आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर अर्थात 9, तो आपके पास आ गया 9,3, क्योंकि a, b आपको पास हो गया। अब आप देख लीजिएगा b, c अर्थात अब आप b, c ले जाएंगे तो आपको b बराबर c स्क्वायर होना चाहिए था। तो अभी आप b का मान 3 ले लीजिएगा, तो c का मान आपके पास √3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो कभी r के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि 9,3 और 3, √3 है r के बराबर। तो यहां से आप देख रहे हैं 9, √3 तो आपके पास होगा ही नहीं, तो इसलिए इट इज नॉट बिलोंग टू r, तो ये आपके पास संबंध नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप एक और मान सकते हैं, क्योंकि आपसे बोला गया था n, n के लिए, तो यहां पर √3 तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अभी हम एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, एक b का मान 9 मान लेते हैं, तो a बराबर आपके पास 81 आ जाएगा, तो यहां से 81,9 आ गया आपके पास। अब देखिए अगर आपने b का मान यहां से 9 माना तो c का मान आपके पास आ जाएगा 3। तो अभी आप देखिए 81,9 बिलोंग्स टू r है, 9,3 भी बिलोंग्स टू r है, तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि क्या 81,3 बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या 81 बराबर 3 का स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो अतः ये आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। तो आप तीसरे कथन को भी यहां पर असत्य बोल देंगे, अर्थात आपके पास प्रश्न संख्या 9 के तीनों कथन असत्य हो जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि a बराबर आपके पास एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 तथा 4 हैं, और b बराबर भी एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव 1, 5, 9, 11, 15, 16 हैं, और f आपके पास फलन दिया है 1, 5, 2, 9 जिसके अवयव है, 3, 1 भी है, 4, 5 भी अवयव है, और 2, 11 भी आपके पास अवयव है।
और आपसे आगे दिया हुआ है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं। और पहला कथन हम पहले इसको पढ़ते हैं। बोला गया है कि एफ ए से बी में एक संबंध है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए लिख लेते हैं, आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4। बी आपके पास समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1 5 9 11 15 16 आ जाएगा। तो और आपके पास एफ जो बोला गया है 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। तो अभी आप ये देखिए, अगर एफ ए से बी में एक संबंध होगा तो एफ आपके पास ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी आपके पास हो जाएगा 1,1 1,5 1,9 1,11 ऐसे ही लेकर 1 से लेकर 16 तक आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे जब आप 2 के साथ क्रमिक युग्म बनाएंगे तो 2,1 2,5 2,9 इस तरीके से आपके पास 2,16 तक आ जाएगा। अब आप 3 के साथ ऐसी क्रमिक युग्म बनाएंगे तो 3,1 3,5 3,9 3,11 और इसी तरीके से आप देख रहे हैं 3,16 तक भी आपके पास आ जाएंगे अवयव। और अब आप 4 के साथ क्रमिक युग्म बनाएंगे अर्थात 4 आपके पास पहला अवयव हो जाएगा। तो 4,1 4,2 सॉरी 4,5 आएगा यहाँ पर 4,9 और 4,16 तक आपके पास अवयव आ जाएंगे। तो देखिए आपने ए क्रॉस बी तो निकाल लिया। अब अगर एफ एक संबंध है तो एफ जो होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होना चाहिए। और उपसमुच्चय का अर्थ होता है कि जो एफ के अवयव हैं वो ए में जरूर होने ही चाहिए। तो देखिए 1,5 एफ में है तो देखिए आप ए क्रॉस बी में भी दिखाई दे रहा है। 2,9 देखिए आपके पास ए क्रॉस बी में दिखाई दे गया। 3,1 भी आपके पास ए क्रॉस बी में दिखाई दे गया। 4,5 भी आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी में दिखाई दे गया। और 2,11 तो देखिए 2,11 इसके अगले वाला अवयव होगा। तो 2,11 भी आपको मालूम पड़ गया कि ए क्रॉस बी में है। तो यहां से आपने देखा कि एफ ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। और यदि अगर कोई फलन या कोई संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है तो आपके पास एफ ए से बी में एक संबंध हो जाएगा। अतः आपके पास पहला कथन जो है वो एक सत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। इस प्रश्न के दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि क्या एफ ए से बी में एक फलन है। तो देखिए अगर फलन आपको होना है एफ को तो आपको ध्यान रखना है कि उसके प्रत्येक अवयव का अर्थात प्रत्येक पहले अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर एक का 5 अवयव आ रहा है, प्रतिबिंब है, एक का कहीं और भी प्रतिबिंब नहीं है। तो ये तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर जब आप 2 पर देख रहे हैं तो देखिए 2 का प्रतिबिंब आपको 9 मिल गया। और आप देखिए आगे कहीं और, अच्छा देखिए यहां पर आपको 2 का प्रतिबिंब 11 भी मिल गया। तो आपने देखा कि F2 का मान बेसिकली 9 भी है और F2 का मान आपके पास बेसिकली 11 भी आ रहा है। तो आपने देखा कि 2 के प्रतिबिंब आपके पास 9 भी आ गया और 11 भी आ गया, अर्थात एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ गए। और जब भी आपके पास किसी अवयव के एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ जाएंगे तो आप बोलेंगे कि F आपके पास A से B में एक फलन नहीं है। तो यहां पर F एक फलन नहीं होगा। अब आपको तो बोला गया था कि F A से B में एक फलन है, अर्थात जो दूसरा कथन है वो आपके पास एक असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि F और आपको बोला गया है F ए बी कॉमा ए प्लस बी जैसा एक अवयव है जहां A और B बिलोंग्स टू Z है, अर्थात Z का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर भी बोलते हैं। तो आपको बोला गया है कि A कॉमा B आपके पास पूर्णांक होने चाहिए द्वारा परिभाषित Z क्रॉस Z का एक उपसमुच्चय है। और आपको बोला गया है कि क्या F Z से Z में एक फलन है, और अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो कारण सहित हमको यह भी बताना है कि क्या जो आपका फलन है वो Z से Z में क्या जो आपके पास जो F दिया हुआ है संबंध, क्या वो Z से Z में एक फलन है। तो चलिए आपके पास सबसे पहले देखिए F जो संबंध दिया गया है वो कुछ अवयव इस तरीके के हैं कि ए बी कॉमा ए प्लस बी तरीके के, और आपको बोला गया है कि a कॉमा बी आपके पास Z अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए एक उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए तो फलन होने के लिए आपने ये सीखा था कि
जो ए बी है, अर्थात ए बी की एक वैल्यू पर यहां पर दो अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और दूसरा कि अगर आप जेड रखें तो आपको जो आंसर मिल रहा है ए प्लस बी, वो भी आपके पास जेड आ रहा है। तो देखिए यहां से अगर आप ए और बी दोनों को जेड आपको बोला गया है, तो आप जब भी ए प्लस बी निकालेंगे तो वो तो आपके पास जेड आएगा। तो ये तो आपके पास बिल्कुल सही है कि जेड से जेड में संबंध आएगा, लेकिन अब वो फलन होगा उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक उदाहरण के तौर पर हम यहां समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप ए का मान 4 और बी का मान 1 ले लेते हैं, तो देखिए 4 भी आपका एक पूर्णांक है और बी भी आपका एक पूर्णांक है, अर्थात 4 और 1 आप बिल्कुल सही तरीके से ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपके पास ए बी आ जाएगा 4 गुणा 1 अर्थात 4 आ जाएगा, और अब आपके पास ए प्लस बी यहां से आ जाएगा 4 प्लस 1 अर्थात 5 के बराबर। तो आपने देखा कि ए बी 4 आ रहा है और ए प्लस बी आपके पास 5 आ रहा है, अर्थात जो आपके पास एफ आएगा उसमें एक अवयव 4,5 तो होगा ही होगा। मैंने अभी एक उदाहरण के तौर पर केवल एक ही अवयव लिखा है, उसी से हम इस प्रश्न को क्लियर करेंगे। अब देखिए यदि आप ए का मान -4 ले लो और बी का मान -1 ले लो, तो अभी हमने ये ऐसा मान इसलिए लिया है क्योंकि ए बी अगर आप निकालोगे तो -4 गुणा -1 वो आपके पास देखिए 4 ही आएगा। तो देखिए चूंकि ये दोनों मान समान आ जाए, हमने इसलिए ही ए का मान इस तरीके के लिए, ए और बी के मान, ताकि ए इंटू बी आपके पास सेम ही आए 4 के लिए। तो अभी आप देखो कि a प्लस बी अगर आप निकालोगे तो -4 -1 बराबर -5 आ जाएगा। तो आपको यहां से मिलेगा कि आपके पास जो अवयव आएगा f का वो तो 4, -5 आ रहा है। तो आप देखिए 4 का प्रतिबिंब यहां पर 5 भी है और 4 का प्रतिबिंब -5 भी है, और ये तो अपनी फलन के परिभाषा के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि फलन की परिभाषा में था कि यहां पर जैसे 4 अवयव है तो 4 का केवल अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल एक और केवल एक। लेकिन आपने देखा 4 का प्रतिबिंब 5 भी आ रहा है और 4 -5 को भी प्रतिबिंब कर रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि एक ही वैल्यू के यहां पर एक से ज्यादा प्रतिबिंब मिल जाए, एक से ज्यादा हो सकता है 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, कितने भी मिल जाए, लेकिन एक से ज्यादा अगर आपको मिल जाएगा तो आप बोलेंगे कि वो फलन नहीं होगा। तो यहां f एक फलन नहीं है। तो यहां से प्रश्न संख्या 11 को इस तरीके से हल किया जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये अपनी विविध प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 12। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि a बराबर, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 9, 10, 11, 12, 13 तथा f एक फलन दिया गया है जिसके आपको बोला गया है a से लेकर n तक है। n यहां नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, तो आपको f का परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए यहां सबसे पहले हम a लिख लेते हैं। ये आपके पास समुच्चय दिया गया है 9, 10, 11, 12 और 13 वाला, और आपको बोला गया है कि fn का मतलब है n का महत्तम अभाज्य गुणक। तो देखिए अगर यहां पर आपको बोला गया है a से लेकर n तक, अर्थात जो उसका प्रांत है वो a आ जाएगा, तो अब आपको f9 यदि निकालना होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो अगर आप 9 का महत्तम अभाज्य गुणक निकालेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 9 को यदि आप करोगे तो 3 क्रॉस 3 ही करोगे, तो आपके पास अभाज्य गुणक 3 ही आएगा जो सबसे बड़ा भी हो। इसी तरीके से यदि आप f10 निकालोगे तो देखिए 10 के यदि आप गुणक करोगे तो 2 गुणा 5 आएगा, तो दोनों अभाज्य हैं, लेकिन आपको तो महत्तम अभाज्य गुणक बोला गया था अर्थात 5 आ जाएगा। तो f10 का मतलब है 10 का महत्तम अभाज्य गुणक, जो कि आपके पास 5 आ गया। इसी तरीके से आप अब f11 निकालेंगे, तो f11 का मतलब हो जाएगा 11 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो 11 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसका अभाज्य गुणक 11 ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब n का मान 12 लगाएंगे अर्थात f12, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो देखिए 12 के महत्तम अभाज्य गुणक के लिए सबसे पहले 12 के गुणक तो लिख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अगर आपको महत्तम अभाज्य गुणक देखना है तो देखिए वो तो आपके पास 3 आ रहा है, तो यहां से 3 आ जाएगा। और अंत में अब आपको f13 निकालना पड़ेगा, और f13 का मतलब होगा कि 13 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो देखिए 13 को भी हम एक बार
देख लेते हैं, तो 13 गुणा 1 आएगा, अर्थात 13 तो एक खुद अभाज्य संख्या है, तो इसका महत्तम अभाज्य गुणक आपके पास 13 ही आ जाएगा। तो यहां से आपने सभी के महत्तम अभाज्य गुणक निकाल लिए, अर्थात बेसिकली आपने संबंध ही बना दिया कि F9 का मान 3 आ गया, F10 का मान 5 आ गया, F11 का मान 11 आ गया। तो अगर आप इसको संबंध बना के लिखना चाहते हैं तो देखिए संबंध आपके पास हो जाएगा, अगर आप इस संबंध को F से दर्शाएंगे, क्योंकि आपको तो F करके दिया था, तो ये हो जाएगा 9,3, क्योंकि आप 9 रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब अर्थात उसकी वैल्यू 3 आ रही है आंसर में। इसी तरीके से 10,5 आ जाएगा, 11,11 आपके पास आ जाएगा, 12,3 आ जाएगा और 13,13 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपके पास संबंध आ गया। अब आप तो देखिए, आपको तो प्रश्न में बोला गया था कि परिसर निकालना है, तो चलिए परिसर लिख लेते हैं। और परिसर आपने परिभाषा पढ़ी थी, परिसर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो आपके पास द्वितीय अवयव लिखे होते हैं, अर्थात जो आपके पास आंसर आए हुए होते हैं। तो बेसिकली देखिए परिसर में आपके पास ये अवयव आ जाएंगे। तो अगर आप समुच्चय लिखना चाहेंगे परिसर का, तो आपके पास आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 11। अब देखिए 3 तो दोबारा आया, लेकिन आप दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय में एक अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो अब आप आगे देखेंगे तो 13 भी आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास F का परिसर ये आ जाएगा।